हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में हमारा जो पहले हो चुका था टॉपिक थोड़ा सा, उसमें हमारा जो चल रहा था अनुवांशिकी चल रहा था। अनुवांशिकी में हम काफ़ी कुछ करा चुके थे। तो आपका इसमें जो बचा हुआ पोर्शंस है वो आपका केवल बचा हुआ है अनुवांशिक डिजीज़। ठीक है, जो आपकी जेनेटिक डिजीज़ होती है, अनुवांशिक रोग होते हैं, केवल वो बचा हुआ है। वो आज हम आपका कंप्लीट करा देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है, जो आज कराएंगे ये वाला क्या है आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोग्स होते हैं, रोग जो है अनुवांशिक रोग के बारे में बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में इसमें से जरूर पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। ठीक है, ये आप काम कर दीजिए और उसके बाद हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से क्या करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा। ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमारी जो अनुवांशिकी में हो चुका था, उससे पहले जितना भी हम अनुवांशिकी जो नियम्स थे, आपके 3 नियम्स हम बता चुके थे। जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो था आपका, ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये नियम 3 हम पढ़ चुके थे। इसके जब ये 3 नियम पढ़ गए, इनकी सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक है, तो सारा हम जिसको भी बच्चों को पढ़ना है वो पिछली वीडियो देख सकता है। पिछले जो वीडियो है उनमें सारा हमने कंप्लीट करा चुका है। केवल बचा हुआ है आपका, ठीक है, क्या बचा हुआ है, केवल आपका बचा हुआ है अनुवांशिक रोग। ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज, तो केवल आज पढ़ना है आपको अनुवांशिक रोग पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो ये समझना है। देखो आपको मैंने बताया होगा पहले, तो इसमें आपको समझना है। तो अनुवांशिक रोग आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो सहलग्नता संबंधित होते हैं, सहलग्नता संबंधित। दूसरे आपके होते हैं उत्परिवर्तन संबंधित बच्चों। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसे कहते हैं आपके लिंकेज डिजीज। ठीक है, और ये हो जाती है आपकी म्यूटेशनल डिजीज। इसको कहते हैं म्यूटेशनल डिजीज। ठीक है बच्चों, ये आपकी म्यूटेशनल डिजीज होती है, इन्हें कहते हैं लिंकेज डिजीज। तो अनुवांशिक रोग आपके 2 प्रकार के होते हैं, उत्परिवर्तन संबंधित होते हैं और संलग्नता संबंधित रोग। ठीक है, चलो इसमें समझ लेते हैं। जो आपके लिंकेज संबंधित होता है, ये होता क्या है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो आपका होगा, इसे कहा जाता है, जैसे आपके कोई जीन्स, यानी कि कोई जीन्स किसी क्रोमोसोम्स पर इस प्रकार पाया जाए कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए। समझे बच्चों, कोई जीन्स किसी गुणसूत्र पर इस प्रकार से पाया जाए कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाए। ये आपका गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर इस प्रकार से आपके जीन्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये जीन्स होते हैं, हो जाएगा। चलो, जब ये जीन्स होते हैं तो इन जीन्स में आपको ध्यान रखना है, हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र पे टोटल कितने होते हैं, 30,000 गुण जीन्स होते हैं बच्चों। कितने, एक गुणसूत्र पर जो हमारे टोटल गुणसूत्र है 46, उनमें 46 में कितने गुणसूत्र जीन्स होते हैं आपके, 30,000 जीन्स होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 30,000 जीन्स होते हैं आपके पूरे कितने पे, जो 46 गुणसूत्र हैं आपके, उन सब पर मिलाकर के कितने जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स। सबसे ज्यादा जीन्स पूछा जाए आपको, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जीन्स किस पर होते हैं आपका, पहले गुणसूत्र पर। तो सबसे ज्यादा जीन्स आपसे पूछ ले तो पहले गुणसूत्र पर सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, लगभग इतने होते हैं।
2868 है, कहीं पर 2829 इतना दिया हुआ है, लेकिन 2868 आपको ध्यान रखना है ज्यादातर, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके पहले गुणसूत्र पर होते हैं। पहला गुणसूत्र कौन सा माना जाता है? एक्स, ठीक है, इस पर। और सबसे कम जीन्स किस पर माने जाते हैं भाई? सबसे कम जीन्स, ठीक है, तो किस पर होंगे ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम जो होते हैं आपके वाई पे होते हैं, वाई गुणसूत्र पर। किस पर होते हैं? वाई गुणसूत्र पर। वाई पे लगभग 238 या 200 के लगभग होते हैं, 200 कुछ, ठीक है, 200 सब लगभग 218 के लगभग लगा लेना, ठीक है, इतने होते हैं, मतलब 200 समथिंग ही होते हैं बच्चों, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो इतने जीन्स होते हैं आपके वाई गुणसूत्र पर, ठीक है। चलिए, अब आपको पता चल गया। तो क्या होता है कि जो ये जीन्स हो गया, तो माना कि ये जीन्स है किसी रोग से संबंधित है, इस जीन्स की वजह से कोई रोग है व्यक्ति में, और ये जीन्स क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चों में चला जाता है, कि ये हटता नहीं है। कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो ये क्या करता है, ये तो जन्म जन्म का साथ निभाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। तो इसी की वजह से जो रोग होता है, इस प्रकार से जो रोग होगा उसी को हम सहलग्नता संबंधित रोग कहते हैं, या लिंकेज डिजीज कहते हैं, ठीक है। सहलग्नता, पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स का चलते चला जाना हर बच्चे में, अब उस बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे में, इस प्रकार से चलते चले जाना ही क्या होता है, लिंकेज कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बनने वाली जो डिजीज होती है वे कैसे होंगी, सहलग्नता संबंधित। जैसे कि हमारा हीमोफीलिया होता है, दूसरा होता है नाइट कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तीसरा आपका क्या होता है, ठीक है, इसको वर्णांधता भी कहते हैं, एक फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, ये हो गया। एक होता है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है बच्चों। तो ये चार आपको, एक थैलेसीमिया भी होता है, इसमें याद रख लेना बस, थैलेसीमिया, एक थैलेसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, इतना याद रहेगा। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो ये आपको चार, जो 5 जो डिजीज हैं ये सहलग्नता संबंधित हैं। इनमें क्या होता है कि जो जीन्स होता है वो क्रोमोसोम्स पर इस प्रकार से चलता चला जाता है। इन रोग से संबंधित जो जीन्स होगा वो किस प्रकार से चला जाता है, गुणसूत्रों पर इस प्रकार चला जाता है कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी हर बच्चे में पाया जाएगा उसकी वजह से। तो इस प्रकार जो रोग आते हैं उसे कहते हैं हम सहलग्नता संबंधित। उत्परिवर्तन में क्या होता है, उत्परिवर्तन में सिंपल सी बात है, जब कोई जीन या डीएनए में अचानक से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए, अचानक से ही कोई परिवर्तन हो जाए, तो उसके कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं उत्परिवर्तन संबंधित बीमारियां, ठीक है बच्चों। किस कारण से होते ये परिवर्तन, होते क्यों है, आपसे पूछा जाए कि जीन में या डीएनए में परिवर्तन हो गया अचानक से मनुष्य के अंतर्गत, वो क्यों होता है, तो वो आपको देखना है, ध्यान से समझना है। क्योंकि जीन के हमने आपको बताए थे 3 भाग थे, एक था सिस्टर्न था, एक रिकॉन था और एक म्यूटोन। तो म्यूटोन का उत्परिवर्तन संबंधित जो रोग होते थे हमने उसमें पहले बताया होगा कि जीन्स के 3 भाग थे। तो जीन्स के 3 भागों में किसकी वजह से परिवर्तन होता है, लक्षणों में परिवर्तन होता है, बीमारियां बनती है, तो वो आपका म्यूटोन वाला भाग था, उसी से बनता है म्यूटेशनल, ठीक है। चलिए, तो वो होता है आपका जैसे पराबैंगनी किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण, यूवी रेज के कारण बच्चों, ठीक है। ये जब शरीर पे पड़ती हैं तो आपके जीन्स को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। एक तो एक कारण हो जाएगा। दूसरा होता है एस्बेस्टस होता है धातु, ये जब शरीर में चला जाता है ये कर देता है। और एक होता है आपका बर्न्ड कार्बन, यानी कि जला हुआ कार्बन, जला हुआ जो कार्बन होता है उससे भी क्या होता है, आपके जीन्स प्रभावित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो बीमारियां बन जाती है उत्परिवर्तन संबंधित, ठीक है। चलिए, जो ये आपका उत्परिवर्तन होता है 2 प्रकार का होता है,
एक तो जीन उत्परिवर्तन कहते हैं इसको, जीन उत्परिवर्तन, एक गुणसूत्र उत्परिवर्तन, सूत्रीय उत्परिवर्तन बच्चों, उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन। तो दो प्रकार के ये होते हैं आपके, ठीक है। अगर उत्परिवर्तन संबंधित बीमारी पूछा जाए, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए ये समझते हैं, इसको समझा आपने, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद आपका। बच्चों इसको ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझना है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की ढलाई नहीं करनी है। हाँ ये गारंटी है कि इससे बाहर आपका किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर आप इसको ढंग से अच्छी प्रकार से समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तुम समझ लेते हैं अब आगे। हमने बताया आपको इसमें गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या होते हैं, ठीक है। गुणसूत्रीय परिवर्तन, तो गुणसूत्रीय जो परिवर्तन होते हैं इनमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको समझना है जो आपके गुणसूत्र होते हैं बच्चों, गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र आपके 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 का मतलब 23 जोड़े या पेयर्स। इसको कहते हैं 2n, इसको कहते हैं n, ठीक है। 2 का मतलब ये, ठीक है, हो जाएगा। इसका मतलब तो 2n होता है, इसका मतलब n होता है और जोड़े का मतलब 2 होता ही है, ठीक है। तो ये बन गया 2n, इसको 23 को कहते हैं n, जोड़े का मतलब 2 हो गया। तो ऐसे मिलकर के बनता है, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछा जाए कि जो ये होता है इसको 2n को क्या कहा जाता है, इसको डिप्लॉयड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डिप्लॉयड कहा जाता है। और ये खाली जो n होता है इसको हैप्लॉयड, इसको हैप्लॉयड कहा जाता है बच्चों। अगुणित भी कहा जाता है, जिसे अगुणित कहते हैं। अगर इसकी संख्या कैसी है? n के रूप में है, ठीक है, 23 यानी कि, तो इसे कहा जाएगा आपका अगुणित या हैप्लॉयड। अगर 2n है, 2n बनता है, इसे कहा जाता है डिप्लॉयड। याद रहेगा। चलिए आपके जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र 46 में से यानी कि 23 जोड़े, तो 23 जोड़े में से 22 जोड़े आपके क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। जो समान का मतलब महिला में भी इतने ही और पुरुष में भी यही होते हैं, महिला और पुरुष दोनों में क्या होते हैं? 22 जोड़े समान होते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा क्या होता है बच्चों? भिन्न होता है, पुरुष में अलग होता है, महिला में अलग होता है। तो ये 23वां जोड़ा जो होगा आपका, ये समझना है पुरुष में क्या होता है और महिला में क्या होता है। पुरुष में x और y होता है और महिला में x और x होता है। 23वां जोड़ा, यही जो जोड़े होते हैं यही निर्धारण करते हैं आपके कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। कौन से जीन्स होते हैं? 23वां जोड़ा ही निर्धारण। इनमें से भी दोनों में आपसे पूछा जाए कि कौन सा बच्चे का यानी कि महिला का या पुरुष का, पिता का या माता में से किन के गुणसूत्र निर्धारित करते हैं बच्चे के लिंग, ठीक है, कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, किसके गुणसूत्र से ये निर्धारित किया जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको समझना है किसके होते हैं बच्चों। अब मान लिया कि यहाँ से अब इनमें से क्या है, एक इसका आएगा या इसका आएगा। अगर इसका x आया और इसका x आया तो क्या बनेगी? लड़की, ठीक है। अगर इसका x ही आएगा फिर भी इसका x ही आएगा, दोबारा लिया तब भी x ही आएगा। तो क्या इस पर डिपेंड करेगा? ये नहीं करेगा बच्चों। क्या इस पर डिपेंड करेगा बच्चे का लिंग माता के गुणसूत्र पे? नहीं करेगा। तो माता के गुणसूत्र पे बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं करता है, केवल किस पर करेगा? पिता के गुणसूत्र पर, ठीक है। पिता का अगर x आया, इनके साथ x मिला पिता का, तो XX बना तो लड़की बनेगी बच्चों, ठीक है। बच्ची क्या होगी? फीमेल। अगर y मिला और इसका तो x ही मिलेगा, चाहे ये मिलो चाहे ये मिलो, ठीक है। तो क्या बनेगा? XY। तो क्या बनेगा? लड़का। तो 23वां गुणसूत्र किससे निर्धारित होता है? वो पुरुष के यानी कि पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा। माता का गुणसूत्र निर्धारित नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसका दोनों टाइम में एक ही चीज आएगा, चाहे ये रख लो चाहे ये वाला। लेकिन इसका अगर ये वाला आया तो लड़की, अगर ये वाला आया तो लड़का। तो निर्धारण किसने किया? पुरुष के गुणसूत्र ने। पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है।
चलिए, जो होते हैं ये ऑटोसोम्स, जो 22 जोड़े होते हैं समान, इन्हें क्या कहते हैं पूछा जाए, इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑटोसोम या दैहिक गुणसूत्र कहते हैं इनको, दैहिक गुणसूत्र या अलैंगिक गुणसूत्र, अलैंगिक गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। या अलैंगिक गुणसूत्र कहेंगे, दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम। क्या इनसे निर्धारण हो रहा है बच्चे का? नहीं निर्धारण होता, ठीक है, इनसे नहीं होता, लेकिन किससे होता है? 23वां जोड़ा। तो इसे क्या कहते हैं? 23वें जोड़े को इसे कहा जाता है एलोसोम। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? एलोसोम, जिसे हम लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है। सेक्सुअल क्रोमोसोम भी कहते हैं इसको, ठीक है बच्चों। किसी भी नाम से आ जाए आपको याद करना है इसको। सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, और एलोसोम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये होते हैं आपके गुणसूत्र से संबंधित, ठीक है। अगर इसको गुणसूत्र को आपको पता है कि किस प्रकार से क्या कैसे क्या निर्धारित किया जाता है, तो वो इनकी वजह से होता है गुणसूत्रों की बच्चों, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इनसे बीमारी, इन्हीं से संबंधित सारी बीमारियां होंगी, गुणसूत्रों से ही संबंधित होती है, गुणसूत्रों की वजह से ही आती है बीमारियां, ठीक है। जो लैंगिक अनुवांशिक बीमारी होंगी वो गुणसूत्रों की ही कमी से ज्यादा से होने से होती है। तो ये याद रहेगा, इनको सारा इसको समझना है बेटा, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे बच्चों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है हमारी वीडियो को, और इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कोई भी बच्चा हो, जो भी बच्चा देख रहा है और उसको अच्छा लग रहा है कंटेंट हमारा, तो कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए समझते हैं। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन देखते हैं। गुणसूत्रीय परिवर्तन कितने होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्यात्मक होता है, ठीक है। एक होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक, ठीक है बच्चों। संख्यात्मक हो गया, तो संख्यात्मक में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है आपका एन्यूप्लॉइड। कितने होंगे संख्यात्मक भी? 2 भाग हो जाते हैं। एक तो होता है आपका एन्यूप्लाइड, एन्यूप्लाइड, दूसरा होता है यूप्लाइड, ठीक है बच्चों। एन्यूप्लाइड और एक यूप्लाइड हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। एन्यूप्लाइड, यूप्लाइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। संख्यात्मक में क्या होता है? गुणसूत्रीय परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक एन्यूप्लाइड परिवर्तन और एक यूप्लाइड में। तो एन्यूप्लाइड में क्या होता है, देखो ध्यान से समझना है आपको। एन्यूप्लाइड में होता है आपके पास 2n होते हैं, 2n का मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, हमें ये समझना है। तो ये क्या हुआ आपका 46 है ये, लेकिन अगर आपके पास 2n + 1 हो जाए तो बराबर क्या होगा? 2n + 1 बराबर 47, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है आपको, ठीक है। आपसे बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर इस प्रकार से हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, और इसको अगर इसके बाद बढ़े तो उसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर 47 बनते हैं आपके, 46 से अगर एक बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। लेकिन अगर 2n + 2 हो जाए, 48 गुणसूत्र हो गए, तो उसको टेट्रासोमी, टेट्रासोमी। लेकिन अगर 2n - 1 हो जाए, इसका मतलब 45, तो इसको क्या कहेंगे? इसको मोनोसोमी कहा जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान रखना है इसको, मोनोसोमी। और अगर 2n - 2 हो जाए गुणसूत्र, कितने हो जाए? 44, तो इसे क्या कहेंगे? इसको नलीसोमी कहेंगे बच्चों, नलीसोमी। तो ये कहा जाता है, इस प्रकार से बहुत पूछा जाता है कि अगर गुणसूत्र में 1 की वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। 2 की वृद्धि हो जाए टेट्रासोमी, 1 कम हो जाए मोनोसोमी, 2 कम हो जाए तो नलीसोमी, ये कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे, तो यूप्लाइड में क्या होता है इससे समझेंगे। तो यूप्लाइड में क्या होता है, 1 या 2 गुणसूत्रों की वृद्धि या कमी होना,
कमी होना ही क्या कहलाता है, एक या दो गुणसूत्रों की वृद्धि हो या कमी हो, उसे ही क्या कहते हैं, एन्यूप्लाइड परिवर्तन कहते हैं। एन्यूप्लाइड परिवर्तन, यूप्लाइड में क्या होता है, यदि पूरा सेट ही परिवर्तित हो जाए, बढ़ जाए। पूरे सेट का मतलब हमारे पास 2n होता है, यानी कि n एक सेट होता है, 2n की जगह क्या हो जाए, 3n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, इस प्रकार से जो है पूरे बढ़ जाएं, चेंज हो जाए, तो इसको कैसा परिवर्तन कहते हैं, यूप्लाइड। 2n की जगह 3n आ जाए, 4n, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हमारे पास पता है कि भाई 23 होता है ना, तो सीधे क्या है 23 की संख्या बढ़ती घटती रहे, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं यूप्लाइड। क्लियर होगा, लगता है कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इसमें संरचनात्मक में क्या होता है। एक तो होता है गुणसूत्रों का स्थानांतरण हो जाता है बच्चों, इसमें स्थानांतरण हो जाए तब कैसा होगा, ट्रांसफरेबल, ठीक है। एक आपका इन्वर्जन हो जाए, इन्वर्जन, ठीक है, किसी का दूसरे में बदल जाना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, इन्वर्जन, ठीक है। विलोपन हो जाना, विलोपन हो जाना, ठीक है, डिलीट हो जाना, ठीक है, तो विलोपन या डिलीट हो जाना, ठीक है, तो ये होता है आपको, ठीक है। चलिए, तो विलोपन या डिलीट हो जाना ही क्या कहलाता है आपका, ये 3 प्रकार के, अगर आपको इतना याद रखना है तो इतना आप कर सकते हो, स्थानांतरण ट्रांसफरेबल, और इन्वर्जन होता है, विलोपन होता है, विलोपन डिलीट हो जाना, ठीक है। चलिए, बस ये 3 आपको याद रखने, इतना काफी है इसमें, ठीक है। तो ये संरचनात्मक में आपके आ जाएंगे, तो इस प्रकार से अब इनकी बीमारियां देखते हैं। कितने दिन, बस, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो, संरचनात्मक हो गया आपका क्लियर। चलिए, इसके बाद देखते हैं आपका, यहां से समझते हैं, ये आपका गुणसूत्रीय परिवर्तन हो गया, बस इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं बीमारियों के नाम के, किस प्रकार से बीमारियां बनती हैं आपकी, ठीक है। एन्यूप्लाइड थी, हमने पढ़नी क्या है, एन्यूप्लाइड बताइए जो हमने, इसमें कौन सी बीमारी आएंगी, एन्यूप्लाइड की वजह से जो बीमारी आती है, ठीक है। देखो, हमारे पास आएंगी एन्यूप्लाइड, ठीक है, बीमारी एन्यूप्लाइड में, ठीक है बच्चों। देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार से हम ले करके चलते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है सबसे पहले कौन सी आएगी बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है बस। सबसे पहली आती है इसमें एन्यूप्लाइड में पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम क्या हो जाएगी, पटाउ सिंड्रोम होती है बच्चों, ठीक है। चलिए, पटाउ सिंड्रोम हो गया। अब इसके बाद लगाना है, इसको लिखते रहना बच्चों, ध्यान से समझ लेना, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। चलिए, अब समझ लेते हैं दूसरी आपको पता होगा हमारी, एक तो होती है पटाउ सिंड्रोम और एक होती है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सी होगी बच्चों, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। और एक होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, समझ लोगे। तो यहां तक समझते हैं अभी। अब जो पटाउ सिंड्रोम होती है, यह बीमारी कब बनेगी, हमें पता है कि एक गुणसूत्र ज्यादा हो या एक गुणसूत्र कम हो, तब हमारी एन्यूप्लाइड बनती है। तो लेकिन इस हमारे पास कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो कौन से गुणसूत्र में, जोड़े में परिवर्तन होगा, अगर हमारे 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि 2 गुणसूत्र से क्या हो जाए, 3 गुणसूत्र हो जाए, 2 से क्या हो जाए, 3 गुणसूत्र हो जाए, यानी कि एक गुणसूत्र आपका बढ़ जाए, तो कौन सी बीमारी होती है, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। तो इसे हमने जब कहा कि आपका 2n था, अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, एक गुणसूत्र बढ़ने को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी हो जाएगा, ठीक है। ये था। अब ये एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होते हैं, 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन, किसमें होता है, 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाए, तो कौन सी बीमारी, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी क्या होंगे, 2 से 3 हो जाते हैं गुणसूत्र, जब 2 से 3 होंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आपका ट्राइसोमी। तो ये वाली बीमारी भी किसके कारण होती है, ट्राइसोमी के कारण, ये भी ट्राइसोमी के कारण। और ये वाला डाउन सिंड्रोम आएगी एक बीमारी,
ठीक है, ये सारी अनुवांशिक बीमारियां चल रही है, ये बच्चों ध्यान रखना। चलिए अब इसमें क्या होता है, इसमें 21वें गुणसूत्र में अगर परिवर्तन हो जाए, पूछा जाए कौन से गुणसूत्र में, 21वें में, इसमें भी 2 से 3 हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे इसको, ट्राइसोमी। ठीक है बच्चों, चलिए आ गया। चलो ये तीनों क्या होते हैं, ये आपके होते हैं अलैंगिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। किसमें, अलैंगिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। और लैंगिक गुणसूत्र ये क्या हो गया, देखो लैंगिक गुणसूत्र क्या बताया हमने, 23वां जोड़ा, लेकिन उससे पहले जो भी जोड़े होंगे उसे अलैंगिक गुणसूत्र तो कहेंगे हम। ठीक है, ऑटोसोम्स क्या कहेंगे बच्चों, ऑटोसोम्स। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ऑटोसोम्स में परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम अलैंगिक गुणसूत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, एडवर्ड सिंड्रोम भी और पटाव सिंड्रोम में। ठीक है, तीनों के तीनों 18वां 21वां 13वां, ठीक है, यानी कि 23वें जोड़े से पहले पहले जो जोड़े हैं उनमें ही तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 44वें गुणसूत्र तक। चलिए इसके बाद आता है आपका क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर, ठीक है, क्लाइनफेल्टर होता है। अब क्लाइनफेल्टर को ध्यान से समझना है, इसमें आपका होगा क्या, क्लाइनफेल्टर में आपका जो ये ज्यादातर किसमें होती है, पुरुष में बच्चों, ये पुरुष में होती है, और इसमें 23वें जोड़े में परिवर्तन, 23वें जोड़े में परिवर्तन होता है। कौन से जोड़े में, 23वें जोड़े में। तो 23वें जोड़े में जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा, किस प्रकार से, हमें पता है कि कितने होते हैं भाई, 44 प्लस, ये तो सामान्य आते हैं मेल हो या फीमेल। तो इसके बाद होता है एक्स वाई, ये होते हैं, तो इससे बनता है पुरुष, पुरुष बनेगा। लेकिन इसमें क्या चेंज होता था, इस 23वां जोड़ा ये होगा, ये तो है 23वां जोड़ा बच्चों। तो इस जोड़े में क्या होता है, एक्स वाई है, तो क्या बन जाता है, एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई बन गया। तो क्या बन गया, 2 एक्स बन गए, 1 वाई बन गया। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि फीमेल के लक्षण, डबल एक्स आने से क्या होता है, फीमेल के लक्षण बढ़ जाते हैं। और 1 वाई है, तो इसका मतलब फीमेल के लक्षण भी है और मेल के लक्षण भी, दोनों लक्षण पाए गए। तो इसलिए क्या कहते हैं, इससे क्या हो जाता है, इसे ही ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, ट्रांसजेंडर भी बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, ट्रांसजेंडर भी बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं, क्लाइनफेल्टर में ट्रांसजेंडर भी। और जनन अक्षमता नहीं होती, तो क्या होगी बच्चों, जनन अक्षमता नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो ये भी होगा, इसी को क्या कहेंगे आपका 46 से क्या होगा 47, तो इसको भी ट्राइसोमी। तो इससे भी क्या होगा बच्चों, ट्राइसोमी कहते हैं इसको भी। ट्राइसोमी की वजह से क्या होगा, क्लाइनफेल्टर होता है। ठीक है, तो ये कारण होता है इसका क्लाइनफेल्टर में। ठीक है, एक आता है आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है बच्चों, टर्नर सिंड्रोम, तो ये पुरुष में होती है, लेकिन ये किस में होती है, ये महिला में। ये रोग किस में होता है, महिला। तो होता क्या है, हमें पता है कि 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं महिला में गुणसूत्र, सबको पता है ये समान रहेंगे, लेकिन यही तो चेंज होते हैं। अगर एक्स एक्स आ गया तो महिला, एक्स वाई आएगा तो पुरुष। तो इसमें एक्स एक्स है, तो क्या होता है इसमें 44 प्लस एक्स, और एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है एक गुणसूत्र। तो कितने गुणसूत्र रह जाते हैं, 44 प्लस एक्स, तो कितने हो गए, 45 गुणसूत्र रह गए। तो इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से जो है आपका, इसको क्या कह देंगे हम, एक जब होता है इसको मोनोसोमी कहा जाता है, मोनोसोमी बच्चों। ठीक है, मोनोसोमी कह देते हैं जब एक गुणसूत्र कम हो जाता है, 45 रह जाते हैं। तो वो किस बीमारी, कौन सी बीमारी बनती है, टर्नर सिंड्रोम, जिससे जो है महिला क्या हो जाती है, बांझपन, बांझपन आ जाता है बच्चों, बांझपन, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, जनन अक्षमता नहीं हो पाती, जनन, बच्चे को जन्म देने में क्या हो जाती है, असक्षम हो जाती है। ठीक है, अगर ये बीमारी हो, इस प्रकार से गुणसूत्रों में चेंज आ जाए, तो बीमारी पता है कौन कौन सी आएंगी, तो इस प्रकार से ये आती है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद आपका आएगा सुपर मेल। देखो यहीं से समझ लेना, एक होती है सुपर मेल, चलो इसको मिटाई देता हूं पहले। ठीक है, इसमें ही समझते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले, फटाफट ले। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, इसी में ही आपका बचता है एक
सुपर मेल। तो सुपर मेल में क्या हो जाता है, सुपर मेल बीमारी। तो सुपर मेल, तो सुपर मेल को ही क्या कहते हैं, जैकब, जैकब हो जाते हैं, मेंटल बन जाते हैं, ठीक है, क्रिमिनल होते हैं जो, ठीक है, क्रिमिनल। वो सुपर मेल बनने के बाद ही उनकी क्या है, बुद्धि खराब हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होगी, जैसे आपका 44 प्लस एक्स वाई होता है, तो इसमें क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई वाई बनेगा, ठीक है। तो एक क्या होता है, ये पुरुष में होती है बच्चों, ठीक है, सुपर मेल का मतलब पुरुष में। तो एक्स वाई वाई बना, फिर इसके बाद क्या बन जाता है, या तो ये बनेगा इस प्रकार से, या एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। तो कौन सी, या तो इसमें क्या होगी, जब एक बढ़ेगा ट्राइसोमी, और इसको क्या कहेंगे, टेट्रासोमी। तो टेट्रासोमी होगा तब ये हो जाती है ट्राइसोमी, इस प्रकार से हुआ तब सुपर मेल की बीमारी। इसमें कैसा हो जाता है, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है, कैसा हो जाएगा, मंदबुद्धि बच्चों, मंदबुद्धि हो जाता है इसमें, ठीक है। मंदबुद्धि होगा, वो क्या है, उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो मेंटल हो जाएगा, मेंटल होता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है, इस प्रकार से। देखा हो ना, वो हाव हाव करते हैं उसमें हॉस्पिटल में, तो वे क्या करते हैं, कोई इस पे चिपट गया, कोई इस पे चिपट गया, वे अपने आप ही एक दूसरे को मारने के लिए चल देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति बन जाती है इस स्थिति में, ठीक है, सुपर मेल में, ठीक है। चलिए, तो ये समझते हैं, तो गुणसूत्रों का ध्यान रखना है, इसको थोड़ा समझ लेना है आसानी से, ठीक है। चलिए, अब दूसरा सुपर फीमेल, सुपर फीमेल है बच्चों, ठीक है, सुपर फीमेल। तो सुपर फीमेल में क्या होता है, ये महिलाओं में होगा, किस में होगा बच्चों, महिला। अब महिला में होगा तो इसमें भी क्या होती है, यही कंडीशन होती है, इसमें महिला कैसी होती है, जैकब, मेंटल, क्रिमिनल, ठीक है। जैकब कहा जाता है मेंटल को ही, तो महिला क्या हो जाती है, ये हो जाती है, सेम कंडीशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, गुणसूत्र में 44 प्लस एक्स एक्स होता है महिला में, तो इसमें क्या चेंज होगा, 44 प्लस एक्स 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 बनेगा, या 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। तो एक्स एक्स से क्या है, इसमें बढ़ते हैं, या तो ये कंडीशन बनेगी, या इसको ट्राइसोमी, इसको टेट्रासोमी, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, मंदबुद्धि हो जाती है, मंदबुद्धि होती है बच्चों, ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें आता है क्राई डू कैट, क्राई डू कैट, ठीक है। एक ये बीमारी बनती है, बच्चों में बनती है। ये कब बनती है, इसके कारण ही यूप्लाइड, जब आपका 5वें गुणसूत्र में, देखो ये बनती है आपकी, जब 5वें गुणसूत्र में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। 5वें गुणसूत्र में अगर परिवर्तन होता है, यानी कि आपके 5वें जो गुणसूत्र होंगे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, डिलीट। तो जब जाकर क्राइडो इट कैट बीमारी आती है, इसका मतलब होता है क्राइडो कैट का बच्चे, इसके कारण क्या होते हैं, बच्चे बिल्ली की आवाज में चिल्लाते हैं, बिल्ली की आवाज में रोते हैं। ऐसे परिवर्तन होने से, 5वें गुणसूत्र में परिवर्तन होने से आपका क्राइडो कैट बीमारी होती है, जिसमें बच्चे बिल्ली की आवाज में रोने लगते हैं, रोते हैं, ठीक है। तो ये इस कारण से बनती है बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके बाद समझ लेते हैं, आपका स्क्रीनशॉट लेते रहना ध्यान से, ठीक है, करते रहना इसको। चलिए, अब देख लेते हैं एनुप्लाइड। अब आपकी ये बीमारियां एनुप्लाइड वाली हो गई। इसके बाद जो आपकी बीमारियां बचती है वो बचती हैं आपकी, जैसे हमने पढ़ा था उसमें सहलग्नता संबंधित वाली, सहलग्नता वाली, सहलग्नता संबंधित, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझना है, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ लेकिन थोड़ा आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बीमारी कौन सी थी इसमें, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया बीमारी, ठीक है बच्चों, हीमोफीलिया थी पहली बीमारी। तो हीमोफीलिया में क्या था ये, ठीक है। तो आपका इसे ब्लीडर्स भी कहते हैं, ब्लीडर्स या रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज का मतलब है शाही घर में शुरू हुई थी महारानी विक्टोरिया से, रॉयल डिजीज, डिजीज, ठीक है, हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज। तो सहलग्नता संबंधित बीमारी पूछा जाए सबसे पहले किसमें थी, ड्रोसिला मक्खी थी एक बच्चों, किसमें, ड्रोसिला मक्खी में पाया गया था ये, ड्रोसेला मक्खी। तो इसमें सबसे पहले ये सहलग्नता जैसी बीमारी पाई गई थी, इसमें देखा गया था, ठीक है। महिला और पुरुष में जो पाया गया था वो किसमें, हीमोफीलिया। रॉयल डिजीज किसमें थी, ये महारानी विक्टोरिया थी जो, उसमें पाई गई थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो है बीमारी इसमें पाई गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से इसे रॉयल डिजीज कहते हैं, ब्लीडर्स, ठीक है। तो इसमें होता क्या है आपका, जो इसमें जीन्स होते हैं, जीन्स एक्स
गुणसूत्र पर अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी। ठीक है बच्चे, एक्स गुणसूत्र पर क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं, वो ध्यान देना है आपको। देखो जैसे महिला है, महिला में क्या होता है 23वां जोड़ा एक्स एक्स का होता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया जो रोग है आपके कौन से पे पाया गया जीन्स, ये केवल एक एक्स पे पाया गया, महिला के एक एक्स पे पाया गया, तो जो एक्स है एक एक्स तो बचा हुआ है, उसने कहा कि एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रहता है। ठीक है, इस पर तो पाया गया, लेकिन एक एक्स पे क्या हो गए, अप्रभावी है। इसकी वजह से क्या होता है, इस महिला को जिसके क्या है एक एक्स पे हीमोफीलिया है, तो उसे हीमोफीलिया रोगी नहीं कहा जाएगा। अगर दोनों पे होता तो ही हीमोफीलिया रोगी कहेंगे, अगर एक एक्स पे है तो इसे क्या कहेंगे, हीमोफीलिया वाहक। हीमोफीलिया वाहक कहते हैं कि जो बीमारी आगे चल करके बन सकती है इसके द्वारा। ठीक है, तो इसे हीमोफीलिया वाहक कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब दूसरा, अगर इसमें क्या हो जाए महिला में एक्स, इस पर भी एच और इस पर भी एच, तो इसे कहेंगे रोगी महिला। तो इससे क्या होगी, हीमोफीलिया रोगी महिला हो जाएगी है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों गुणसूत्र पे पाया गया इसके, तभी जाकर क्या है बीमारी महिला को होगी। ठीक है, जब तक एक एक्स पे है हीमोफीलिया, तब तक जो है वो हीमोफीलिया रोगी नहीं होगी, तब तक क्या होगी, हीमोफीलिया वाहक होगी, यानी कि उसको बनाने वाली, इसके द्वारा बन सकता है। ठीक है, दूसरे बच्चे में। चलिए अब आता है, अगर पुरुष की बात करिए, पुरुष में क्या होता है आपका एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई, अगर आपका हीमोफीलिया इसी पर है, ठीक है, तो लेकिन एक एक्स इसके पास क्या है, केवल एक एक्स है, तो दूसरा एक्स तो है नहीं, तो जब दूसरा एक्स नहीं है तो इस पे क्या होगी, ये बीमारी यानी कि रोगी होगा, रोगी पुरुष होगा। अगर उस पे एक पे ही पाई गई, इसके एक एक्स पे पाई गई तो वो रोगी नहीं होगी, लेकिन अगर इसके एक एक्स पर ही पाई जाए तो क्या होगा, वो रोगी पुरुष होगा, क्योंकि वाई पे ये नहीं पाई जाती भाई। ठीक है, वाई पे नहीं, केवल किस पे, एक्स पे पाई जाती है। तो एक एक्स क्या है, इसको बचाने के लिए है, लेकिन इसमें एक एक्स इसको बचाने के लिए नहीं है। वाई पर क्या ये प्रभावी रहता है, तो वाई पर, क्योंकि एक्स पर ही क्या कहा उसने, एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रहता है उस पर, तो जब एक पर होता है तब क्या होता है, अप्रभावी रहेगा, क्योंकि एक्स जो है बचा करके रखता है। लेकिन जब दोनों को जकड़ लेगा या, तो जब क्या होता है, सिर्फ जब ही बीमारी हो पाती है। लेकिन इसमें एक ही एक्स है, तो एक एक्स होगा तो एक पर ही क्या होगी, पुरुष पर, ये रोगी जल्दी होगा। तो हीमोफीलिया रोग ज्यादातर किसमें पाया जाता है, पुरुष को। तो ये पूछ लें कि पुरुषों में ज्यादा होता है ये रोग, पुरुषों में ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। हीमोफीलिया रोग किसमें होगा, इस प्रकार से पुरुषों में ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा रोग समझ लेते हैं आपका, कौन सा था बच्चों, ब्लाइंडनेस बताया होगा आपको। दूसरा था आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कुछ वैज्ञानिक भी देखे होंगे आपको, एक तो था आपका डाल्टन था, डोल्टन वैज्ञानिक, उसको भी ये बीमारी थी। एक मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग, डोल्टन और मार्क जुकरबर्ग को भी कौन सी बीमारी है, कलर ब्लाइंडनेस की, वर्णांधता की बीमारी है बच्चों। ठीक है, कलर को नहीं पहचान सकते वह, तो किस किस को है, फेसबुक के जो, ठीक है, फाउंडर है उनके भी, और डाल्टन वैज्ञानिक थे जो आपके, इनको भी ये बीमारी थी कौन कौन सी। ठीक है, चलिए इसमें क्या होती है, ये भी आपकी जो होगी आपका 44 प्लस एक्स, तो इसमें भी क्या होता है, अगर एक एक्स पर है, एच पर, तो क्या होगी, इसे वाहक कहा जाएगा। महिला क्या होगी, वाहक, बीमार नहीं होगी। लेकिन आपका एक्स इस पर भी है हीमोफीलिया रोग, और इस पर भी है इसका जीन्स, ठीक है, इस रोग का, तो क्या होगी, इसे रोगी महिला कहेंगे। लेकिन पुरुष में देख लेते हैं, ये तो महिला की बात होगी भाई, पुरुष में, तो पुरुष में क्या होगा, एक्स में 44 प्लस एक्स वाई, अगर इस पर है तो क्या होगा, पुरुष रोगी होगा, पुरुष क्या होगा, रोगी, क्योंकि एक पर ही पाया जाए, क्योंकि एक ही होता है इसमें, एक्स एक ही होता है, एक पर ही पाया गया, तो क्या होगा, बेचारा वो रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है बस। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इसके बाद आता है आपका थैलेसीमिया, आता है थैलेसीमिया, क्या आएगा, तीसरा रोग होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता है, इसमें क्या होता है, इसका हीमोग्लोबिन जो होते हैं आपके, हीमोग्लोबिन डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, डैमेज, खराब हो जाता है हीमोग्लोबिन इसमें, तो इसे थैलेसीमिया बीमारी कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन डैमेज हो जाते हैं पूरी तरह से, खून की क्या हो जाती है, कमियां हो जाती है, खून की कमी। ठीक है बच्चों, याद रखना। चौथा है, ध्यान से रखना है आपका, फिनाइल, वो होता है आपका सिकल सेल एटोमीरिया, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है,
सिंपल सी बात है, आपको समझना है। इसमें भी क्या होता है आपका जो 44वां गुणसूत्र है, 44वें गुणसूत्र में परिवर्तन, ठीक है, 44वें गुणसूत्र में होता है। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी होता क्या है, जैसे अलिंगी गुणसूत्र होगा, ये भी अलिंगी है ना, तो अलिंगी गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़ा, यानी कि कौन सा जोड़ा होगा, ये 22वां जोड़ा होगा। तो 22वें जोड़े में अलिंगी गुणसूत्र में क्या होता है आपका, ये वाली बीमारी होती है, ठीक है, ऑटोसोम्स कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं हम, ऑटोसोम। तो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में क्या होगा आपका, इस प्रकार की बीमारी होती है। तो इसमें जो होता है आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में एक बी ग्लोबिन होता है। बी ग्लोबिन की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है, बी ग्लोबिन की श्रृंखला होती है बच्चों, ठीक है, श्रृंखला, एक चेन होती है, श्रृंखला, वो क्या हो जाती है, यह परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है बच्चों, परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है, सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ये आपको याद रखना है बस। इस प्रकार से 44वें गुणसूत्र में अलिंगी गुणसूत्र होता है ऑटोसोम, उसमें परिवर्तन के साथ आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का एक श्रृंखला होती है बीटा ग्लोबिन की। तो बीटा ग्लोबिन की श्रृंखला क्या है, वो चेंज हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो इस प्रकार की बीमारी बन जाती है। चलिए, एक बीमारी आपकी होगी फिनाइल कीटोनुरिया रह गई बस, ठीक है, हो गया काम खत्म इसका बीमारियों का। इतनी बीमारियां याद रख लेना, कोई प्रश्न भी कोई भी किसी भी एग्जाम का नहीं बचेगा, ठीक है। कौन सी बच्चों, फिनाइल कीटोनुरिया, कीटोनुरिया, फिनाइल कीटोनुरिया ध्यान रखना है, ठीक है। क्या होगी इसमें, इसमें होता है फिनाइल एलिनीन, एक होता है आपका फिनाइल एलिनीन। फिनाइल एलिनीन नाम का एक क्या होता है, टॉक्सिक पदार्थ। ये टॉक्सिक पदार्थ जो होता है ये बनता है, ये टॉक्सिक पदार्थ क्या होता है, बन करके कहाँ है, मस्तिष्क में जमा हो जाता है। कहाँ पे, मस्तिष्क में जमा हो जाता है। मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा पूरी तरह से। जमा होने के बाद क्या कर देगा, आपका ब्रेन को डैमेज कर देगा। क्या कर देगा, ब्रेन को डैमेज कर देता है बच्चों। ये क्या करेगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा, पूरी तरह से डैमेज कर देगा। आपका ब्रेन क्या है, पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, जिससे मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। और खून की कमियां बन जाती है, इससे खून की कमी हो जाती है, मंद बुद्धि भी हो जाता है, ब्रेन में क्या होगा, मंद बुद्धि भी हो जाएगा इससे, ठीक है बच्चों। तो ये होती है आपकी, ये बीमारी है फिनाइल कीटोनुरिया है, जिसमें टॉक्सिक पदार्थ होता है इस नाम का, जो मस्तिष्क में जाकर के जमा हो जाता है, जो मस्तिष्क को चलने नहीं देता, मस्तिष्क को जाम कर देता है, ठीक है। ब्रेन की डैमेज भी हो जाता है, ब्रेन इसमें, ठीक है, खून की कमियां, मंद बुद्धि भी हो जाता है, ठीक है। ये बीमारी है आपकी फिनाइल कीटोनुरिया। और ये सारी बीमारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इतना आपको ध्यान रखना है कि सारी बीमारियों को अच्छे प्रकार से पढ़ना है, इससे बाहर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। कोई भी प्रश्न इससे नहीं बचेगा। और बुकों में देखोगे ना, बुकों में कहीं पे नहीं मिलेगी इतनी सारी ये बीमारियां, सारी जो मैंने आपको समझा दिया, इतनी डिटेल नहीं मिलेगी, इतनी सारी बीमारियां नहीं मिलेगी कहीं पे। तो आपको इसको ही नोट्स बना करके लिख लेना है अपना, इसको ध्यान से समझना है और एग्जाम में जाकर के इसको छाप देना है, ठीक है। चलिए, इससे बाहर कोई नहीं बनेगा प्रश्न, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए, तो बस आपको क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया आपका अनुवांशिक जेनेटिक्स आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा टॉपिक लेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराएंगे, कोई भी टॉपिक इसका नहीं छूटेगा, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम, और हमारी जो क्लासेज है, आप ऑफलाइन क्लासेज में जो है ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारी स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चा चाहता है वो रजिस्ट्रेशन करा दे पहले ही फोन पर, ठीक है बच्चे, क्योंकि सीटें क्या रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी, फुल नहीं चलेंगी, ठीक है। तो जिन बच्चों की पहले ही सीटें फुल हो जाएंगी तो उनको ही क्लास में एंट्री हो पाएगी बच्चों, बाकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके सब पहले से ही अपना, जो भी जल्दी करा देगा एंट्री, उसकी फुल सीट हो जाएगी। सीट फुल हो गई तो फिर उसके बाद नहीं चांस मिलेगा, तो आप करा सकते हो, ठीक है। तो अपना कराइए। हमारा मोबाइल नंबर था आपके पास, हमारे पहली वीडियो में भी डाल दिया होगा, मोबाइल नंबर लिख लेना, ठीक है बच्चों। ये मोबाइल नंबर है, तो इस पर कॉल कर लेना आप। तो इस पर कॉल करके अपना नाम लिखा सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही कोचिंग स्टार्ट होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, तो आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। केवल लिमिटेड, ये तो सबको पता है कि लिमिटेड ही चलेंगे बच्चे, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते, भीड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही है कि बच्चे जितने रहेंगे वो लिमिटेड, जब फील्ड सीट हो जाएगी तो उसके बाद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस आपको जल्दी से जल्दी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जा करके वो कराना है,
ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन नाम करा दें और ऐप पर जिसको पढ़ना है वो ऐप पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऐप पे पढ़ सकता है। ठीक है, और जिसको अपनी बायोलॉजी करनी है इसको यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है, इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा। जिसको ऑफलाइन ही पढ़ना है तो वो ऑफलाइन आए, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे इसको, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन भी होगा। ठीक है, जिस अच्छे प्रकार से होगा उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, उसमें सब कुछ आपको मटेरियल भी मिलेगा, हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बस आपको करना है इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट हम कराते हैं आपको कल। थैंक यू वेरी मच।